चलिए बच्चों, अब हम लोग मॉडल सेट पेपर जो 1 देख रहे थे अकाउंट्स का, है ना, टर्म 2 के लिए, टर्म 2 एग्जाम के लिए 11th के लिए, उसका हम लोग पार्ट 2 अब रिलीज कर रहे हैं आज यहाँ से। और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन हैं आपको, है ना, लेकिन उसमें से आपको बनाने ओनली 5। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। 8 से लेके हम लोग 8 से लेके 14 तक डिस्कस करेंगे। हालांकि 14 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिए, अ फर्म बाउट मशीनरी रुपीज 1,75,000। एक फर्म ने 1,75,000 में एक मशीन खरीदा। कब खरीदा? 1 जनवरी 2018। ठीक है, अच्छा। 25,000 रुपया इसके इंस्टॉलेशन पे लगा। लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है? 5 ईयर। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इसके बाद बचेगा 10,000 एट द एंड ऑफ पीरियड। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रेशन एंड द रेट ऑफ डिप्रेशन। देखिए, हालांकि ये एक तरह से ये क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि मेथड इन्होंने नहीं बताया है ना। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही बोला गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं, लेकिन एग्जाम में बताना चाहिए मेथड, है ना। देखिए क्या खरीदा कितने में आपने मशीन? 1,75,000। ठीक है, इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना आया? 25,000। तो एक तरह से कहिए तो टोटल कॉस्ट मशीन का कितना पड़ेगा? 1,75,000 में मशीन खरीदा और 25,000 रुपया पड़ गया आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मतलब टोटल मशीन आप पाओगे कितने का? 2 लाख। ठीक है, लाइफ क्या है इसका? एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये, है ना। तो आपसे डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछे। देखिए, अगर आप हालांकि बोला नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन होना यही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक सीखे थे कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया रहे तो डेप्रिसिएशन निकालने का, पर एनम निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ, है ना। इससे जो आएगा वो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारा। तो ओरिजिनली हम इसको कितने में खरीदे थे? 1,75,000 में। इंस्टॉलेशन में 25,000 रुपया लगा, मतलब 2 लाख का मशीन हो गया। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना बच गया? 10,000 डिवाइडेड बाय लाइफ है कितना? 5, है ना। यानी ये आ गया 19,000 पर annum, है ना। देखो ना, 2 लाख होगा, 2 लाख में 10,000, अच्छा अच्छा, नहीं 19 नहीं होगा बाबू, 38,000, 38,000 पर annum हो गया। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? सर रेट बहुत आसान है, रेट कोई भी चीज का निकालना क्या दिक्कत है। रेट बराबर क्या होगा? डेप्रिसिएशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। भाई डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 38,000 इंटू 100 बाई 2 लाख, है ना। तो ये आ गया आपका कितना? 19% पर, है ना। यहाँ 2 आंसर हो गया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 38,000, डेप्रिसिएशन का रेट हो गया आपका 19%। ठीक है, अच्छा। दूसरा सवाल पूछा है, व्हाट आर द एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बेसिक एलिमेंट क्या है? ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट्स, है ना। तो देखिए, कोई भी एसेट मान लीजिए कितना वैल्यू घटा, जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदा, है ना, और आप कार को यूज कर रहे हैं 365 दिन, पूरे साल भर यूज किया, है ना। तो उसमें कितना कार का वैल्यू घटा, ये थोड़ा असर्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। इट कैन बी ओनली द एस्टिमेटेड, है ना। और ये आपको अनुमान ही लगा सकते हैं, रियल फिगर तो नहीं पता चलेगा। कि मान लो 10 लाख में कार खरीदा, है ना, अब 1 साल यूज होने के बाद एक्चुअल वैल्यू कितना बचा ये कहना थोड़ा मुश्किल है ना। कितना वैल्यू घटा ये कहना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, इसमें एस्टिमेशन लेके चलते हैं, अनुमान लेके चलते हैं। द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट और डिप्रिसिएशन शुड बी केप्ट इनटू कंसीडरेशन।
लेकिन जब आप ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगाते, पहली बात डेप्रिसिएशन कोई एक्यूरेसी नहीं है, एक अंदाजा है ना कि 10 लाख में हम कार खरीदे थे, 1 साल चला लिए तो उसका वैल्यू 9 लाख हो गया होगा, ये करेक्ट कोई नहीं कर सकता कि 9 लाख ही हो गया है ना, ठीक है। तो ये एक अंदाजा है, तो इस तरह से 1 लाख डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, एस्टिमेशन किया जाता है। और इस एस्टिमेशन को करते समय द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी केप इनटू द कंसीडरेशन व्हाइल द डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन निकालते समय इन बातों को ध्यान रखा जाता है, मतलब एस्टिमेशन करते समय 3 बातें आपको ध्यान रखा जाता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। ये 3 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। अभी आपने देखा ना कि मान के चलिए कि एक कार खरीदा गया 10 लाख, अंदाजा लगाया गया कि इस कार का जो लाइफ है वो है 5 ईयर्स, है ना, और 5 ईयर के बाद इस कार का वैल्यू बचेगा 1 लाख, तो हम डेप्रिसिएशन पता कर सकते हैं। देखिए आज कितने का कार है, 10 लाख का, है ना, अनुमानित जीवन कितना है कार का, 5 साल है, और 5 साल के बाद इस कार का स्क्रैप वैल्यू कितना पड़ेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड लाइफ, और ये क्या हो गया स्क्रैप वैल्यू। तो इस आधार पर हम लोग डेप्रिसिएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं सर, ऐसे लगा सकते हैं कि कार खरीदा 10 लाख में और अब हो गया 1 लाख का, देखो 10 लाख का कार 5 साल यूज करने के बाद 1 लाख का बच गया उसका स्क्रैप, तो ये पूरे 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, पूरे 5 साल में आपका डेप्रिसिएशन हो गया कितना रुपया, 9 लाख, ठीक है। तो 1 साल में कितना होगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से डेप्रिसिएशन निकलता है। तो ये तीनों चीजें जरूरी होता है, कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, है ना। तो वही बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एसेट, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट डू नॉट इंक्लूड एनी परचेज प्राइस, है ना, ठीक है, डू नॉट इंक्लूड एनी परचेज प्राइस, है ना। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स में नॉट इंक्लूड ओनली परचेज प्राइस, सिर्फ परचेज प्राइस इंक्लूड नहीं होता है। मान लीजिए आपका कोई एसेट खरीदे 2 लाख में और उसको इंस्टॉल कराने में 1 लाख खर्चा हुआ तो 3 लाख लेते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस विच इनकर्ड ब्रिंग द एसेट्स आर यूजेबल, है ना, ठीक है, और वो भी खर्चे उसमें ऐड किए जाते हैं जो उसको यूजेबल बनाने में उपयोग किया जाता है, जैसे एग्जांपल में फ्राइट हो गया, इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट होता है डेप्रिसिएशन के, तो 3 चीजें होते हैं, एसेट का कॉस्ट, एसेट्स का लाइफ और एसेट्स का लास्ट में लाइफ खत्म होने के बाद स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में सिर्फ हम लोग जितना में खरीदे उसको लेके नहीं चलते, बल्कि उस समय जो उसको यूजेबल, है ना, यूज करने योग्य बना, यूजेबल कंडीशन में बनाने में जो खर्चा होता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का चाहे इंस्टॉलेशन का, उसको भी इंक्लूड करते हैं। लाइफ, है ना, लाइफ क्या है, इट इज द एसेंशियल ऑफ द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट ascertain the amount of depreciation, and in other word many year will be asset will be other word how many year will be the assets on which the depreciation to be charged, है ना, ठीक है। दूसरा होता है यूजफुल लाइफ, है ना, इसमें क्या होता है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ को बोला जाता है यूजफुल लाइफ, या कहिए कि ये अनुमान लगाया जाता है कि कितने साल ये एसेट और हम यूज कर पाएंगे, ये दूसरा एलिमेंट होता है। और तीसरा एलिमेंट होता है स्क्रैप वैल्यू, है ना, ठीक है। तो जब ये लाइफ खत्म हो जाएगा तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी आपका क्या है, important, it is the estimated value of scrap at the end of the useful life, जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो उसका स्क्रैप कितने रुपए में बिकेगा वो कहलाता है ना, समझ में आ गया बात को। और ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डिडक्ट किया जाता है। तो मेरा कहना क्या है कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं जरूरी है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, सर 3 है, एसेट का कॉस्ट, एसेट्स का लाइफ, है ना, और उसके लाइफ खत्म होने के बाद स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, परचेज प्राइस और एक्सपेंसेस जो उसको यूजेबल बनाने में उपयोग किया जाता है। लाइफ क्या होता है, लाइफ का मतलब होता है कि हम एक एस्टिमेशन करते हैं कि ये वर्किंग लाइफ कितना होगा या कितना दिन ये एसेट चल पाएगा, ठीक है। और ये होता है कि वर्किंग लाइफ जब एंड हो जाएगा, है ना, तो इसका स्क्रैप कितने में बिकेगा, ये 3 चीजें होगा तो हम डेप्रिसिएशन निकाल पाएंगे। इतना आपके लिए आंसर इनफ है, ठीक है। अच्छा, स्टेट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, है ना, 3 इंपॉर्टेंस बोला है, हालांकि 4 बता दिए, ठीक है। तो रिजर्व के 4 आप इंपॉर्टेंस यहाँ में बताएं, 3 काफी है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, पहला बोल रहा है हेल्पफुल टू द स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अपना फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने में, स्ट्रेटजी बनाने में ये हमारा हेल्पफुल होता है, ठीक है। रिजर्व किससे किया जाता है, प्रॉफिट से। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर या मालिक लोग क्या बोले कि 9 लाख रुपया हम लोग बांट लेंगे, 1 लाख रुपया रिजर्व कर देंगे, है ना। तो ये 1 लाख रुपया जो है ना भविष्य में फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है।
रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? डिविजिबल प्रॉफिट से। इट इज टाइप ऑफ द इंटरनल फाइनेंसिंग। एक तरह से जब जरूरत पड़ेगा इस पैसे का यूज होगा, तो फाइनेंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से? इंटरनल सोर्स से, विद फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, है ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आया? हेल्पफुल टू द फाइनेंसिंग पोजीशन। ठीक है, बोल रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाने में हमारा हेल्पफुल होता है। रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, तो ये क्या होता है कि इंटरनल फाइनेंस है एक तरह से जरूरत पड़ने पर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्पफुल फॉर द मीटिंग द फर्दर एंटिसिपेटेड लॉसेस, है ना। अगर भविष्य में कोई अचानक से लॉस आ गया जिसकी आपने आशा नहीं की थी, तो उससे हमको फेस करने में हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल टू द मीटिंग द फर्दर अनएंटिसिपेटेड लॉसेस। रिजर्व इज यूज्ड टू द मीट फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस और द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? हेल्पफुल इन द मीटिंग इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। ठीक है, अब जैसे कंपनियां क्या होता है कि डिविडेंड देता है। मान के चलो कि एक कंपनी है ना, हर साल अपने शेयर होल्डर को 10%, इस साल 10% डिविडेंड दिया। ठीक है, अब अगले बार मान के चलिए कि कंपनी 8% डिविडेंड दे पा रहा है। मान समझिए कि इस बार कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो अपने शेयर होल्डर्स को लाभ में हिस्सा जो देते हैं उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, वो 10% दे पाए। लेकिन अगले बार प्रॉफिट कम हुआ तो 8% दे पाया। अगर वो इस बार 8% अगर डिविडेंड देगा, तो मार्केट में उसका ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगा कि कंपनी अब बेहतर नहीं कर रहा है। तो पहले से अगर कोई रिजर्व रहेगा, तो 8% प्रॉफिट से और 2% वहां से निकाल के दे देगा, तो कहीं ना कहीं इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड मेंटेन करने में ये हमारा हेल्पफुल होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कभी कभी मान लीजिए किसी साल 10% दिया डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को, अगली बार 8 ही दे पा रहा है, उतना हो सकता प्रॉफिट ना हो, तो रिजर्व के पैसे से यूज करके 2% और ला के यहाँ से कर सकते हैं, तो हर साल इक्वल डिविडेंड दे पाएंगे, है ना। तो वही बोल रहा है कि हेल्पफुल टू द मेंटेनिंग द इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड। एवरी कंपनी want its rate of dividend same year increase gradually, है ना। हर कंपनी चाहती है कि हर साल हम ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दें, पहले से ज्यादा। मतलब अगर 10 दिए तो अगली बार 11 दे, अगली बार 12 दे, ऐसा चाहता है। ठीक है, द डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड इज क्रिएटेड फॉर द प्रॉफिट, है ना। आप देखिए, मान लीजिए कभी कम हुआ तो इसके लिए पहले से इन्होंने रिजर्व करके रखा है, वहां से यूज करेगा। रिजर्व यूज मेंटेन टू द डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर, है ना, और लेस, है ना। रिजर्व का यूज कहाँ होता है? जब पिछले साल से कम जाएगा तो वहां यूज करने का, है ना। हेल्पफुल द फुलफिल सम स्पेसिफिक पर्पस, कुछ और विशेष कामों के लिए हम लोग करते हैं, जैसे लोन को रिपे करने के लिए, डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए, ये सब चीजों के लिए ये किया जाता है। आप डिवेंचर मत लिखिए, लोन लिखिए, क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग अभी डिवेंचर के बारे में उतना डिटेल आप लोग नहीं पढ़े। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो क्या हम लोग को नेट सेल मालूम है? जी नहीं सर, सेल मालूम है और सेल रिटर्न मालूम है। नेट सेल क्या होता है? जो बेचे उसमें से रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां से निकाल देते हैं नेट सेल। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल कितना है बच्चा? 40,000, और माइनस सेल्स रिटर्न है कितना? 3,000, सॉरी 3,000 लिखिए। ठीक है, तो नेट सेल कितना आ गया? 37,000। अब यहाँ आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। नेट सेल दैट इज 37,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 15। इस प्रकार से 22,000 रुपीज हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एक काम तो हो गया, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग पता कर दिए। दूसरा क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सवाल है, अगर आप गौर करें बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या क्या पता है? ओपनिंग स्टॉक देखिए पता है ना, इसमें सब कुछ पता है। आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक ना, सब कुछ पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आप निकाल चुके हैं यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है ना,
नेट परचेज, यही आपका परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो नेट परचेज आ जाएगा, ये भी पता है, चलो हम निकाल ही देते हैं यहाँ पर नेट परचेज। नेट परचेज बराबर क्या हो, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज देखो दिया हुआ है बच्चा 10,000 रुपया, माइनस परचेज रिटर्न 2,000 रुपया, तो 8,000 हो गया आपका नेट परचेज। ये भी आपको पता चल गया, ठीक है सर। अच्छा हाँ, नेट परचेज भी आपको पता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जो आपका ट्रेडिंग में लिखा जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे फॉर्मूले में आपको ये पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपने पता कर लिया। देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपने यहाँ पता किया, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नेट परचेज आपने निकाल लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेज दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो यही से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आते हैं और इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर ले आते हैं। क्लोजिंग को हम लोग इधर ले आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर ले जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाए, फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई साहब, ओपनिंग स्टॉक देखो सबसे ऊपर में दिया हुआ है कितना, 10,000। नेट परचेज अभी देखिए यहाँ पर निकाले हम लोग कितना, 8,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा होता है, ये जो वेजेज है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेज 12,500 डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो अभी हम लोग यहाँ निकाले कितना, 22। 30,500 माइनस 22। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे तो हम लाइव बना रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी समझ आ गया। तो ये हमारा निकल गया क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों आंसर हमारा कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने 12 नंबर है, आइडेंटिफाई फॉलोइंग रिसिप्ट आर द कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। देखिए कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो रिकरिंग नेचर का होता है, सर रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार मिलता है ना, हमेशा मिलता है, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट जो कभी कभार मिलता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट ये होता है नॉन रिकरिंग नेचर, कभी कभार होने। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रिकरिंग, बार बार होने, ठीक है। तो क्या करना, आइडेंटिफाई वेदर कौन सा कैपिटल है कौन रेवेन्यू। अब देखिए सेल ऑफ गुड्स, पहला पॉइंट है क्या, सेल ऑफ गुड्स। सर गुड्स क्या कभी कभार बेचा जाता है कि बार बार बेचा जाता है, सर ये तो बार बार बेचा जाता है, तो एक तरह से ये रेवेन्यू हो जाएगा क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग मतलब बार बार होने वाला है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सेल ऑफ गुड्स, इसका पहला पॉइंट आ जाएगा, सेल ऑफ गुड्स आपका रेवेन्यू, सेल ऑफ गुड्स 80,000, ठीक है। अच्छा दूसरा है आपका एडिशनल कैपिटल, है ना, प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाया, तो कैपिटल कोई बार बार तो नहीं लगाता है ना, तो ये आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। कितना अमाउंट था इसका, 1,20,000, ठीक है। ठीक है अच्छा, और आगे बढ़िएगा बच्चों, रेंट मिला है ना, सब लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग को किराए पर लगा के रेंट मिला, सब लेटिंग मतलब किराए पर दे के किराया मिला, ठीक है। तो क्या होता है, तो भैया रेंट तो बार बार मिलता है ना, इसलिए यहाँ पर हर महीने मिलता है रेंट, कितना हो गया 50, ठीक है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को डेली डेली थोड़े बेचता है, वो कैपिटल होगा नॉन रिकरिंग, 2,50,000,
है ना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर बॉक्सेस एंड बोतल, न्यूज़पेपर पर तो बार बार लोग बेचते हैं, जैसे हो जाता है, ठीक है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर बॉक्सेस, ये सब जो है ये रेवेन्यू कितना 5, समझ में आ गया। तो ये जो काम बार बार होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग नेचर, हो जाता है रेवेन्यू, ठीक है। और जो कभी कभार होता है ना, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर, हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट, है ना, ठीक है। तो जो पैसा अगर बार बार आ रहा है ना, बार बार कोई एसेट को बेच रहे हैं तो हमारा वो रिकरिंग, बार बार पैसा आ रहा है, बार बार रिपीटेड नेचर का रिसिप्ट है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पूछा है रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, सब रिसिप्ट ही है। पैसे गुड्स बेचोगे पैसा रिसीव करोगे, तो मैंने कैपिटल और मालिक लगाएगा, बिजनेस में पैसा आएगा, रेंट मिलेगा। इसमें कैपिटल कौन, रेवेन्यू को, जो बार बार होता है वो रेवेन्यू, एसेट बार बार बेचा जाता है रेवेन्यू, ठीक है। रेंट बार बार मिलता है रेवेन्यू, न्यूज़पेपर इसे बार बार लोग बेचते हैं, पुराना होने के बाद महीने 2 महीने 3 महीने बेचते थे, रेवेन्यू। और जो कभी कभार होता है एडिशनल कैपिटल, कभी कभी निकल लगता है तो कैपिटल, और लैंड एंड बिल्डिंग कभी कभी बेचता है तो ये कैपिटल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन कीप हिज बुक अकॉर्डिंग टू द सिंगल एंट्री सिस्टम, मोहन अपना हिसाब कैसे रखता है, सिंगल एंट्री सिस्टम से रखता है, चलिए कोई नहीं, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, टेल यू व्हाट इज द कैपिटल ऑन 31 मार्च, अच्छा, टेल्स यू दैट कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 1,75,000 और कैपिटल 1 अप्रैल 2018 का इतना है। मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया, लिखते भी चलते हैं, सॉल्यूशन बना रहे थे, लिखते चलते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 1,75,000, ओपनिंग कैपिटल 1,90,000, ठीक है। अच्छा, इफ ही इन्फॉर्म दैट द ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ फॉर द पर्सनल पर्पज 70,000, ड्राइंग कितना हुआ 70। अच्छा, ये कहाँ से करना? हाँ, सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट 20,000, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट 20,000 एट 5% प्रीमियम, अब्राउड दिस मनी इन द बिजनेस। देखिए क्या कर रहा है कि इनका एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, कितने का 20,000 का, जिसको 5% बढ़ा के बेचा, और उस पैसे को बिजनेस में क्या कर दिया, लगा दिया, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एडिशनल कैपिटल। देखो 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, 5% बढ़ा देना, 20,000 का 5%, 1,000 बढ़ा के बेचा, यानी कितने में बेचा, 21,000 में। और 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, 5% बढ़ा के बेचा, 20,000 का 5% 1,000 होता है, 21,000 में बेचा, और ये पैसा बिजनेस में लगा दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। क्या पूछा, देखिए सबसे पहली बात है, साल के अंत का कैपिटल था, साल के शुरू का था, इतना रुपया ड्राइंग किया इन्होंने, 20,000 का इन्वेस्टमेंट 5% बढ़ा के यानी 21 में बेचा, और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, एडिशनल कैपिटल। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, है ना, ठीक है, चलिए बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नाम दिया है क्या इसका, ऑफ मोहन, है ना। और कॉलम ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, इस तरह का कॉलम होगा, हम देखिए कॉलम भी ड्रॉ करके दिखा दे रहा है, एक कॉलम, दो कॉलम, दो अमाउंट का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम आप दिखा, ठीक है, ये हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पहले लिखा जाता है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए दिया हुआ है 1,75,000,
उसमें ऐड करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग कितना हुआ है 70, नहीं 2,45,000। तो उसमें लेस करना है एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल कैपिटल लगाया गया देखिए यहाँ पर 21,000। ठीक है, पहले क्या लिखे बच्चों हम लोग, पहले लिखे क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग ऐड की और एडिशनल कैपिटल लेस की। अब उसमें क्या लेस कर देना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 1,90,000 था ना, 1,90,000 बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 1,90,000 था। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए तो आ गया आपका 34,000 प्लस में प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द, यही आपका आंसर। अब एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन ऑफ द। चलिए बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कंप्यूटर से है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोमेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। हम देखिए क्या बोलते हैं, companies spend 100 hours every year trying to find out how to manage keep track their money। ठीक है, जो कंपनियां हैं तो हजारों घंटे, सैकड़ों घंटे, सॉरी हजारों नहीं सैकड़ों घंटे इस बात में लगाती है कि किस तरह से अपने पैसे को ट्रैक किया जाए। ठीक है, इट्स सक्सेसफुल फॉर द बिजनेस ओनर तो थिंक द टाइम मनी एफर्ट दे पुट इनटू द डेली स्टेटस रिपोर्ट, है ना। ठीक है, एंड ईयरली टैक्स प्रोविजन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ये सब काम करने में टाइम लगता है, मनी लगता है, एफर्ट लगता है ना, ताकि वो अपने डेली रिपोर्ट्स बना सके, मंथली फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स वैक्स के बारे में बना सके। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है ना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या जाता है ना, 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप्स फॉलो किया जाता है कि हाउ वेयर यू स्टैंड, पहले देखा जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और हाउ मच चेंज द एक्सपेक्ट डिमांड ऑफ द करेंटली स्टैंड। ठीक है, और डिमांड को किस तरह से और बढ़ाया जा सके, चूज द अकाउंटिंग सिस्टम चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, माइग्रेट द योर डेटा, उसके डेटा को हम माइग्रेट करते हैं, फिर ऑटोमेट करके टेस्ट वेस्ट करते हैं और बाद में इसको मॉनिटर करते हैं। यही आपका कहलाता है ऑटोमेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी डालेंगे।